साथियों, बिहार एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन के लिए आज के इस वीडियो में हम मैथ और साइंस के 50 प्रश्नों को देखेंगे। तेल की लागत 100 रुपये प्रति लीटर है। इसमें दूसरे तेल की मिलावट की जाती है जिसकी लागत 50 रुपये प्रति लीटर है। राम इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है तो उसे 20% का फ़ायदा होता है। तो वह किस अनुपात में दोनों तेल को मिलाया है? आइए इसे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है पहले तेल की लागत मूल्य 100 रुपये है और दूसरे तेल की लागत मूल्य 50 रुपये है जिसे कि उसमें मिलाया गया है। अब इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा गया है जिससे कि 20% का फायदा हो रहा है। लाभ यहाँ पर दिया हुआ है 20% का और विक्रय मूल्य है 96 रुपये प्रति लीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। चूँकि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य है 96 रुपये गुना 100/100 प्लस 20 120 हो जाएगा। यह 0 से 0 कट गया और ये 12/8 96 यानी कि जो मिश्रण है उसका क्रय मूल्य 80 रुपये पड़ा। अब हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों तेल को किस अनुपात में मिलाया गया है ताकि उसका लागत मूल्य 80 रुपये हो जाए। तो उसके लिए एक साधारण सा ट्रिक है। 100 और 50 का मिला के मिश्रण तैयार किया गया है जिसका मूल्य है 80। 100 और 80 का डिफरेंस होगा 20 और 50 और 80 का डिफरेंस है 30। तो इस तरह इसके मिश्रण का अनुपात आया 30:20। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह इसका उत्तर आएगा 3:2, ऑप्शन डी। 3 मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी 5:1, 2:1 तथा 3:1 के अनुपात में है, इन्हें 1:2:3 के अनुपात में अगर मिला दिया जाए तो अंतिम जो मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? आइए सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 3 मिश्रण है जिसमें कि दूध और पानी का अनुपात अलग अलग दिया हुआ है। मिश्रण ए में 5:1 है, मिश्रण बी में 2:1 है और मिश्रण सी में 3:1 है। अब कहा जा रहा है कि इन तीनों मिश्रण को 1:2:3 के अनुपात में अगर मिलाया जाए तो उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम सबकी मात्रा निकाल लेंगे कि किसमें कितनी मात्रा है। मिश्रण ए में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 5/6 और पानी की मात्रा 1/6। कुल भाग 5 और 1 6 है, उसमें 5 भाग मिल्क और 1 भाग पानी। यह कुल भाग 3 है, 2/3 और पानी हो गया 1/3। इसमें कुल भाग 4 है, मिल्क हो गया 3/4 और पानी हो गया 1/4। तो ये सब मात्रा हमें मिल गया। अब इसी मात्रा को 1:2:3 के रेशियो में मिलाया गया। तो मिश्रण डी में दूध की मात्रा क्या हो जाएगी? चूँकि 1:2:3 के रेशियो में मिलाया गया है, पहले मिश्रण से 1 भाग 5/6, दूसरे मिश्रण से 2 भाग, तो ये इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 दूना 4/3 और तीसरे मिश्रण से 3 भाग, तो ये 3 दिया 9/4 हो जाएगा। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 6 3 4 कैल्शियम 12 आएगा, ये हमें मिल जाएगा 53/12। अब हम इसी प्रकार इस मिश्रण में पानी की मात्रा को निकालेंगे। चूँकि मिश्रण ए में पानी की मात्रा थी 1/6 और मिश्रण बी में पानी की मात्रा थी 1/3, तो उसका 2 भाग करना है तो 2/3 हो जाएगा। और मिश्रण सी में पानी की मात्रा थी 1/4, तो उसमें 3 गुना करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। इसे जोड़कर आ जाएगा 19/12। तो इसलिए मिश्रण डी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात हो जाएगा 53/12 अनुपात 19/12। 12 कैंसिल, 53:19 जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 वेग से तय करता है और शेष आधा भाग v2 वेग से तय करता है, तो उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? औसत वेग इसका उत्तर होगा 2v1v2/v1 + v2। एक तरह से यह एक फार्मूला है औसत वेग का। आइए इस फार्मूला को डिराइव करके समझते हैं। देखिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए ये कुल दूरी है जिसका आधा भाग x दूरी और ये भी आधा भाग x दूरी। आधा दूरी v1 वेग से तय करता है और बाकी का आधा दूरी v2 वेग से तय करता है। हमें ज्ञात करना है औसत वेग। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय या फिर चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। यहाँ पे हमें औसत वेग ज्ञात करना है। तो औसत वेग का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा लगा हुआ कुल समय। तो यहाँ कुल दूरी कितना है x प्लस
यक्स, ये कुल दूरी हो गया। समय कितना लग रहा है, सो अब ज्ञात करना है। तो पहले आधे दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है यक्स और चाल है v1। फिर जो बाकी का आधा दूरी है उसे तय करने में कितना समय लगा होगा, दूरी वही है यक्स और चाल है v2। अब इसे ही हम सॉल्व करेंगे। यक्स प्लस यक्स 2x हो जाएगा। यहाँ v1 v2 का हम एलसीएम ले लेंगे। v1 v2 एलसीएम लिए तो यहाँ हो गया यक्स v2 और यहाँ हो गया यक्स v1, ये हुआ 2x। यहाँ से यक्स का हम कॉमन ले सकते हैं, v2 प्लस v1 बाई v1 v2। यक्स यक्स कैंसिल हो गया और ये जो v1 v2 है ऊपर चला आएगा, तो आ जाएगा 2 v1 v2 बाई v1 प्लस v2। इसलिए इस तरह के प्रश्नों में औसत वेग के लिए हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगाते हैं। एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर तथा सामान्य ब्याज पर 400 रुपये तथा 600 रुपये उधार देता है। ब्याज के रूप में उसे 90 रुपये मिलते हैं, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है। आइए सॉल्व करते हैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। यहाँ पे कुल ब्याज है 90 रुपये और दो राशियों को ब्याज पर लगाया गया है। पहला मूलधन है 400 रुपये, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, दर प्रतिशत ज्ञात करना है, मान लेते हैं r बटा 100। इसका ब्याज और प्लस 600 रुपये और लगाया है 3 वर्ष के लिए ही उसी ब्याज दर पर। इन दोनों का ब्याज मिलकर है टोटल 90 रुपये। डबल जीरो कैंसिल, यहाँ डबल जीरो कैंसिल। 4 तिया 12r प्लस 6 तिया 18r बराबर है 90 रुपये। 18 प्लस 12 आ गया 30r बराबर 90। 30 से 90 कट गया 3 बार में, इसलिए इसका ब्याज दर 3% वार्षिक होगा। ऑप्शन सी। राम का वजन श्याम से 25 किलोग्राम ज़्यादा है। दोनों का सम्मिलित भार 325 किग्रा है, तो श्याम का भार क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं श्याम का वजन है x kg, तो राम का वजन कितना हो जाएगा, श्याम से 25 किलो अधिक, तो x प्लस 25 kg। और अगर दोनों का वजन जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होता है 325। x हो जाएगा 2x, 25 RHS में आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 300। x इज इक्वल टू हो जाएगा 300/2, तो श्याम का वजन आ गया 150 किलो। एक दिए गए सप्ताह में बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि इसी सप्ताह के लिए शुक्रवार, शनिवार और रविवार का औसत तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि रविवार का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का औसत तापमान है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो 38 मल्टीप्लाई बाई 3। और इसी तरह फ्राइडे, सैटरडे और संडे का औसत तापमान है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका भी टोटल निकालने के लिए तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे 117 डिग्री। तो कहा जा रहा है कि रविवार का तापमान 40 डिग्री है, संडे का जो तापमान है वह 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ्राइडे और सैटरडे का तापमान कितना हो जाएगा, 117 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसमें संडे का तापमान घटा देंगे, 117 डिग्री में 40 डिग्री घटा देंगे तो आएगा कितना, 77 डिग्री। तो अब ज्ञात करना है कि बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा। चूंकि बृहस्पतिवार और फ्राइडे और सैटरडे तीनों दिन का तापमान था 114 डिग्री सेंटीग्रेड। अब थर्सडे का हमें ज्ञात करना है, फ्राइडे और सैटरडे का हमें आ गया 77 डिग्री, तो इसलिए थर्सडे का तापमान कितना हो जाएगा, 114 माइनस 77 इज इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी। 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइज़र की कीमत 100 रुपये है, तो इसकी वास्तविक कीमत क्या होगी। मान लेते हैं कि उसकी वास्तविक कीमत है x, जिसमें कि छूट दिया गया माइनस किया गया कितना, 20% का, तब उसका विक्रय मूल्य हुआ 100 रुपये। अब इसे ही हमें सॉल्व कर लेना है। 20 पचे 100, 5 माइनस 1 4x/5 बराबर 100। 4 से 100 कट गया 25 बार में, इसलिए x आ गया 25 गुना 5 125 रुपया, यानी कि उस वस्तु का MRP 125 रुपये हुआ। पाइप ए टैंक को सामान्य रूप से 2 घंटे में भरता है।
टैंक की तली में एक छेद के कारण पाइप को टैंक भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। चूंकि दिया हुआ है पाइप ए 2 घंटे में टंकी को भर देती है, इसलिए पाइप ए 1 घंटे में टंकी को कितना भरेगी। 2 घंटे में जब पूरा भर देती है तो 1 घंटे में आधा भाग भरेगी, यानी कि 1/2 भाग भरेगी। मान लेते हैं कि टंकी का जो छेद है वो x घंटे में टंकी को खाली करती है, तो इसलिए टंकी का छेद 1 घंटे में कितना भाग खाली करेगी, 1/x भाग खाली करेगी। अब पाइप पे 2 घंटा में भर सकती थी, लेकिन भरी कितना देर में, 30 मिनट अधिक समय लगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टंकी को भरने में लगा समय कितना हो गया, 2 + आधा घंटा और, यानी कि 5/2 घंटा। अब लिख सकते हैं कि टंकी 5/2 घंटा में पूरा भरा गया। तो टंकी 1 घंटा में कितना भाग भरा जाएगा, इसका ठीक उल्टा 2/5 भाग। 5/2 घंटा में पूरा भाग भरा गया, यानी कि 1 घंटा में 2/5 भाग भराया होगा। पाइप ए 1 घंटा में कितना काम करता है, 1/2 भाग भरता है, और टंकी का जो छेद है वह 1 घंटा में कितना काम करता है, 1/x भाग खाली करता है। पाइप ए 1/2 भाग भरता है और टंकी के तली में जो छेद है वह 1 घंटा में 1/x भाग खाली कर देता है। तो उसके बाद ओवरऑल 1 घंटा में 2/5 भाग भरा जाता है। 1 घंटा में पाइप द्वारा भरा गया हिस्सा माइनस 1 घंटा में छेद के कारण खाली हुआ हिस्सा बराबर टंकी में कुल 1 घंटा में भरा हुआ हिस्सा। अब इसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। 1/x = 5 2 का एलसीएम 10, 2 × 10, 5 दूना 10, 2 दूना 4। 1/x = 1/10, इसलिए x = 10 आवर्स, यानी कि टंकी की तली में जो छेद है उससे टंकी 10 घंटे में खाली हो जाएगी। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं जो कि 1:2:3 के रेशियो में रखे हुए हैं। यदि इसका कुल मूल्य 30 रुपये है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ऐसा एक प्रश्न प्रत्येक बिहार एसएससी एग्जाम में होता है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x। इसी तरह से 5 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 3x, क्योंकि प्रश्न नहीं दिया हुआ है कि 1:2:3 के रेशियो में सिक्के हैं। अब दिया हुआ है कि इन सभी सिक्कों का कुल मूल्य 30 रुपये है, तो 25 पैसे के जितने सिक्के होंगे उसका मूल्य कितना होगा, उसका चौथाई हिस्सा, क्योंकि 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपये बनाएंगे। तो 25 पैसे के जितने सिक्के हैं उसका कुल मूल्य क्या होगा, जितना सिक्का होगा उसका चौथाई भाग। उसी तरह से 10 पैसे के जितने सिक्के हैं उसका मूल्य कितना होगा, जितने सिक्के होंगे उसका 10वां भाग, तो 2x सिक्के हैं उसका 10वां भाग। इसी तरह से 5 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा, जितने सिक्के होंगे उसका 20वां भाग, क्योंकि 5 पैसे के 20 सिक्के मिलकर 1 रुपये बनाएंगे। अब इन तीनों का मूल्य दिया हुआ है 30 रुपया। अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है, उत्तर हमें मिल जाएगा 12x बराबर 30, ये 20 RHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 6 दूना 12, 6 × 5 = 30, 2 से 20 कट गया 10 बार में, तो x का मान आ गया 10 × 5 = 50। तो इसका मतलब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 50, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 100 और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 150। इसलिए 5 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 50 × 3 150, ऑप्शन सी। 5 लाल और 4 सफ़ेद जूते हैं, यानी कि कुल 9 जूते हो गए। यदि कोई व्यक्ति यादृच्छिक यानी बिना देखे हुए एक जूता उठाता है तो यह सफ़ेद जूता होने की क्या प्रायिकता है। सफ़ेद जूतों की संख्या है 4 और कुल जूतों की संख्या है 5 और 4 9, तो यही प्रायिकता हो गई 4/9। 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 रुपये थी, जबकि 2000 ईस्वी में उसी ओवन की कीमत 4800 रुपये हो गई। तो 1997 से 2000 के बीच कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह ज्ञात करना है। दिया हुआ 1997 में कीमत थी 2500 रुपये, 2000 ईस्वी में इसकी कीमत हो गई 4800 रुपये, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई यह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वृद्धि कितनी हुई है। वृद्धि 4800 रुपये हो गया है,
पहले था 2500 रुपये, 2300 रुपये की वृद्धि हुई है। पहले 2500 मूल्य था, अब 2300 रुपये की वृद्धि हो गई। मान लिया कि x% की वृद्धि हुई, तो 2500 का x% वृद्धि कितना हुआ? 2300। इसे ही हमें सॉल्व करना है, उत्तर आ जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, x = हो जाएगा 2300/25। इसे डिवाइड करके आ जाएगा 92%। ऑप्शन ए यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक क्लास टेस्ट में 100 छात्रों के 50 में से प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। अंक दिए हुए हैं और छात्रों की संख्या दी हुई है। 15 अंक 5 बच्चों ने लाया, 20 अंक 8 बच्चों ने लाया, 22 अंक 11 बच्चों ने लाया। इस तरह से 100 बच्चे हैं और इतने इतने अंक उन्होंने लाए हैं। तो छात्रों को दिए गए औसत अंक ज्ञात करना है। इन आंकड़ों का औसत अंक निकालने के लिए दिए गए टेबल को हम इस तरह से लिख लेंगे। ये दिए गए प्राप्तांक हैं और ये छात्रों की संख्या है। 15 अंक लाने वाले बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं। 20 अंक लाने वाले कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। अब हम इस टेबल में f × x का वैल्यू निकालेंगे। जैसे 15 और 5, 15 × 5 कितना हो जाएगा? 75। 20 × 8 कितना होगा? 160। 22 × 11 कितना हो जाएगा? 242। इसी तरह से इसे मल्टीप्लाई करके हम लिखते जाएंगे। इस तरह हमने सबको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब यहाँ पर छात्रों की कुल संख्या को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जो कि दिया हुआ है, जिसे हम लिखेंगे सिग्मा f। तो ये जोड़कर हमें 100 आएगा, क्योंकि 100 बच्चे हैं। और यहाँ हम निकालेंगे सिग्मा fx, यानी f और x का जो प्रोडक्ट आया है उसका सम। इसे जोड़ने पर प्राप्त हुआ 2577। तो इसलिए औसत अंक बराबर हो जाएगा, औसत अंक, या फिर इसे माध्य भी कह सकते हैं। माध्य का फॉर्मूला यही होता है, सिग्मा fx/सिग्मा f। 2577 सिग्मा fx का वैल्यू और सिग्मा f का वैल्यू है 100। इसमें इतना से डिवाइड करेंगे, आएगा 25.77। ऑप्शन बी यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यदि दो श्रेणियां 3 + 10 + 17 + so on तथा 63 + 65 + 67 + so on की nth टर्म बराबर है, यानी कि tn जो है nth टर्म वह सेम है, तो n का मान ज्ञात करना है। प्रश्न में दो सीरीज दिया हुआ है, 3 + 10 + 17 + so on और एक 63 + 65 + 67 + so on। प्रश्न में कहा गया है कि इन दोनों सीरीज का कोई एक nth टर्म है जो कि इक्वल है। हमें उसी n का मान ज्ञात करना है। तो इस सीरीज में हम देखेंगे तो इस सीरीज में प्रथम पद a क्या है? 3, और कॉमन डिफरेंस d क्या है? 7 का डिफरेंस है। 3 + 7 10, 10 + 7 17, तो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 7। और n की वैल्यू नहीं पता है, n ही रहने देते हैं। इस सीरीज में a की वैल्यू क्या है? 63, और d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस क्या है? इसमें 2 बढ़ रहा है तो 2, और n इसमें भी सेम है, और दोनों का tnth टर्म जो है वो सेम है। अब चूंकि tn का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, और दोनों का ही tn सेम है, तो ये tn1 क्या हो जाएगा? उसी तरह से यहाँ tn2 क्या हो जाएगा? अब ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गया। अब चूंकि n का मान समान है और tnth टर्म सेम है, तो इसलिए n1 = n2 होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं tn1 = tn2। 3 + n-1 × 7 = 63 + n-1 × 2। अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और n का वैल्यू आ जाएगा। इस 2n को भी हम LHS में लेते आते हैं, -2n हो जाएगा। 5n = ये 65 आ गया। 5 से 65 कट गया 13 टाइम्स में, इसलिए n का वैल्यू आ गया 13। अर्थात इन दोनों सीरीज का 13वां पद समान होगा, इसलिए n का मान 13। ऑप्शन बी यही उत्तर होगा। संख्या 27, 63, 72 का लघुत्तम समवर्त क्या होगा? इन तीनों संख्याओं में कॉमन है 9। 27 में 9 निकला, बाकी बचा 3। 63 से 9 निकला, बाकी बचा 7। 72 से 9 निकल गया तो बाकी बच गया 8। यह तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 × 27, 27 × 189, और गुना करना है 8। 9 × 8 72, 18 × 8 44 से ये इसमें ऐड हो जाएगा 1512। यदि दो टंकक यानी टाइपिस्ट 5 मिनट में 2 पेज टाइप कर सकते हैं,
तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टाइपिस्टों की ज़रूरत होगी। इस तरह के प्रश्नों को इस फॉर्मूला से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। m1t1/wn इज इक्वल टू m2t2/w2। m1 अर्थात मैन पावर, t का मतलब टाइम और w का मतलब वर्क। प्रश्न में कहा जा रहा है दो टंकक हैं, दो टाइपिस्ट हैं, यानी कि m1 कितना हो गया 2, 2 पृष्ठ और 5 मिनट टाइम लेते हैं। 5 मिनट टाइम हो गया। 5 मिनट टाइम लेकर यह 2 पृष्ठ टाइप करते हैं, 2 पेज इन्होंने टाइप किया। तो फिर 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकक की आवश्यकता होगी। मैन पावर मान लिए x, टाइम कितना कह रहा है 10 मिनट में, और W2 वर्क डन कितना करना है 20 पेज। इसे ही हम सॉल्व कर देंगे, x की जो वैल्यू आएगी वही उत्तर होगा। इस तरह x की वैल्यू आ गई 10, ऑप्शन सी। यानी कि 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए 10 टाइपिस्ट की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, हल करें। इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3/2, ये फ्रैक्शन आ गया, बटा 1 + 1/1 + 1/4 है। तो यहाँ हम 4 का एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 + 1 हो जाएगा, 3/2/9/4। इस तरह हो जाएगा 3/2, ये 9 इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये 4 ऊपर जाएगा। 3 × 4/2/2 × 9, 2 2 ज़ा 4 कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9 कट जाएगा। उत्तर आ जाएगा इसका 2/3। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ये आकृति दी हुई है, इस आकृति में हमें कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें त्रिभुजों की संख्या इस तरह से ज्ञात करते हैं, 1 + 2 = 3। तो यहाँ पे इस तरह की आकृति हम ढूंढेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह की आकृति 1, यहाँ 2, फिर ये आकृति 3 और फिर ये आकृति 4। तो इस तरह से 4 × 3 12 ट्रायंगल हो गए। इसके अलावे भी इस बड़े भाग को हम लेंगे तो इस तरह से हमें 4 त्रिभुज और मिलेंगे, 2 इस तरह से और 2 फिर इस तरह से। तो इस तरह 4 ट्रायंगल और हो गए। अब जिस तरह हमने ये भाग को देखा उसी तरह से अब हम इस पूरे भाग को देखेंगे। तो यहाँ से हमें 3 ट्रायंगल मिलेगा और फिर इस भाग से भी हमें 3 ट्रायंगल मिलेगा। तो 6 ट्रायंगल और हो गए, तो मिल गया हमारे पास 22। अब हमने चूंकि इन दोनों भागों को देखा है तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल ऐसे बन रहा है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। तो इस तरह से 2 ट्रायंगल और बन गए। तो इस तरह कुल 24 ट्रायंगल्स बनेंगे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है। 12 बजे दोपहर में इसका समय सही मिलाया गया तो प्रातः 4 बजे यह कितना समय दिखाएगी। देखिए 24 घंटा में 15 मिनट आगे हो जाता है, तो 1 घंटा में कितना आगे होगा 15/24 मिनट। 12 बजे दोपहर में इसका समय मिलाया गया। अब 4 बजे सुबह पूछा जा रहा है, तो 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक 12 घंटा हो गया। उसके बाद 4 बजे सुबह, तो 12 × 4 = 16 घंटा। 16 घंटा में कितना हो जाएगा 15/24 × 16, 8 × 24 कट जाएगा और 8 दूना 16 कटेगा, 3 से कट गया 15, 5 बार में, यानी कि 5 दूना 10 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो जब 10 मिनट का अंतर होगा तो 4:10 यह दिखाएगा। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हैं और 25% व्यक्ति मिर्गी से पीड़ित हैं तथा 10% दोनों से पीड़ित हैं, तो कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं। ये कुल 40% है जो कि मधुमेह से पीड़ित हैं और ये 25% है जो कि मिर्गी रोग से पीड़ित है, और कॉमन है ये 10% जो कि दोनों ही बीमारी से पीड़ित है। तो अगर इसमें 10% आ गया तो इसमें कितना बचा 30%, और इसमें कितना बचा 15%। तो यानी कि 30% लोग मधुमेह से पीड़ित हैं और 15% लोग मिर्गी से पीड़ित हैं और 10% लोग दोनों रोग से पीड़ित हैं। तो इस तरह कुल कितने हो गए, तो इस तरह कुल कितना हो गया 55% लोग बीमारी से पीड़ित हैं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं।
तो 100% में 55% लोग पीड़ित हैं, तो स्वस्थ लोग कितने हो गए? 45%। यही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। 5,000 रुपये पर 2 वर्ष में 300 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर कितनी है? बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है साथियों, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं। यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है तथा हरात्मक माध्य 6.4 है, तो संख्याएं क्या है? दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है 8। गुणोत्तर माध्य को मध्य समानुपाती भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है √/AB। √/AB का वैल्यू दिया हुआ है 8। अगर हम इसे दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो AB = 64 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके साथ ही हरात्मक माध्य दिया हुआ है 6.4। हरात्मक माध्य का फॉर्मूला होता है 2AB/A + B। इक्वेशन 1 से AB का वैल्यू हमारे पास 64 है, तो 2AB के स्थान पे 64 लिख सकते हैं, /A + B = 64/10। 64 कैंसिल हो जाएगा, A + B = आ जाएगा 10 × 2 = 20। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि A और B का मान क्या हो सकता है। ऑप्शन बी में 4 और 16 है, A = 4, B = 16। इसे ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर होगा। मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का औसत क्या होगा? चूँकि मनु और भरत की आयु का अनुपात दिया हुआ है 6:5 और उन दोनों की आयु का योग है 44, तो मनु की आयु हो गई 6x और भरत की आयु हो गई 5x। प्रश्न में दिया हुआ है कि इन दोनों की आयु का योग है 44 वर्ष, x = आ गया 4, तो मनु की आयु हो गई 6 × 4 24 ईयर्स और भरत की आयु हो गई 5 × 4 20 ईयर्स। अब कहा जा रहा है कि 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा। आफ्टर 8 ईयर्स मनु और भरत की आयु का अनुपात क्या होगा? 8 साल के बाद मनु की आयु कितनी हो जाएगी? 24 + 8 32 साल और भरत की आयु हो जाएगी 20 और 8 28 ईयर्स। अब इसे काटेंगे तो 8 × 32 और 7 × 28, तो 8 साल बाद मनु और भरत की आयु का अनुपात हो जाएगा 8:7। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इसका मान ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके इसे रूट से बाहर करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 4 + 3 2 × 2 × √3। अब इसे हमने 2 + √3 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब रूट के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 8 × 2 = 16 + 8 √3। 16 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 + 2 √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 12। 4 × 3 = 12, 12 और 4 16। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 + 2 √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रहेगा तो फिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिल गया 4 + 2 √3, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3 + 2 √3 1 + √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -√3, रूट के अंदर स्क्वायर है तो रूट कैंसिल, 1 + √3 आ जाएगा, √3 कैंसिल, √/1, √1 का वैल्यू 1। यही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन ए। गीता और सीता की आयु बराबर है, यानी कि दोनों यक्ष है। गीता, रीना और सीता की कुल आयु 88 वर्ष है। गीता और सीता तो बराबर है, तो यक्ष 2x हो गया, प्लस रीना, इन तीनों का आयु मिलाकर हो जाता है 88। रीना की आयु गीता और सीता की आयु के योग के बराबर है। गीता और सीता की आयु का योग जितना है उतना रीना की आयु है, यानी कि रीना की आयु भी 2x ही है, तो 2x 4x हो गया, तो 4x बराबर हो गया 88, x का मान आ गया 22। गीता और सीता की आयु आ गई 22 साल, तो 22 44, तो रीना की आयु क्या हो जाएगी? रीना की आयु हो जाएगी 44 वर्ष। अगला प्रश्न है, LMN 3 पूर्णांकों का गुणनफल -175 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए? अगर 2 टर्म माइनस में होगा तब तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अगर गुणनफल माइनस में है तो या तो तीनों पूर्णांक माइनस में होगा या तो कोई एक पूर्णांक माइनस में होगा। तो इसलिए अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो इसमें अगर तीनों माइनस रहेगा तो भी इसका वैल्यू माइनस होगा, कोई एक अगर माइनस में होगा तब भी इसका वैल्यू माइनस में होगा।
राम 8 वर्ष का है। कार्य की एक श्रृंखला पर उसका प्रदर्शन औसत 10 वर्ष के बच्चे के समान है, तो उसकी बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस कोसेंट ज्ञात करना है। इसका एक फार्मूला होता है, जिस उम्र की उसकी योग्यता है बटा उसका जो वास्तविक उम्र है 8 वर्ष मल्टीप्लाई 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जितना आएगा 1000 हो जाए, 1000 भागा 8, 1000 में 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 125। तो उस बच्चे की IQ है 125। अगला प्रश्न, 4 घंटियाँ 3, 8, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे एक साथ बजने लगी, यानी एक साथ बजी, फिर कितने समय के बाद वे एक साथ बजेगी। ऐसे प्रश्नों में हम दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 3, 8, 12, 15 का एलसीएम हमें मिल जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना हुआ, 2 घंटा, यानी कि 2 घंटे बाद चारों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। साथियों, ये थे गणित और विज्ञान से आए 50 प्रश्न जो कि बिहार SSC फर्स्ट सीजीएल में आए थे। अब इसके आगे के 50 प्रश्न रीजनिंग से हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं रीजनिंग के भी प्रश्नों का वीडियो बना दूंगा। साथियों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और वीडियो को अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।